इस वीडियो में हम लोग जेईई 2025 का 28 जनवरी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था फिजिक्स का, उसको एनालाइज करेंगे। एट द सेम टाइम इस पेपर का जो 5 बेस्ट प्रॉब्लम्स होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एनालिसिस एंटायर पेपर की। तो अनलाइक दूसरा जेईई पेपर जो अभी तक हुआ था उसके रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर पेपर में जो नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चंस था वो ज़्यादा था। सो डेफिनेटली ये जो पेपर होगा वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है एज़ कम्पेयर टू अदर पेपर्स। तो यहाँ पर स्कोर करना थोड़ा टफ होगा एज़ कम्पेयर टू अदर पेपर्स। फिर इसमें अगर आप चैप्टर्स की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे चैप्टर्स को पे बेस्ड इसमें क्वेश्चन था। और जैसे कुछ ऐसा चैप्टर था जिससे यूजुअली जेईई क्वेश्चन नहीं पूछता है। फॉर एग्जांपल डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का भी एक क्वेश्चन था। ऑफ कोर्स फार्मूला बेस्ड था, आसान था क्वेश्चन, बट स्टिल क्या होता है कि कई बार हमें वो फार्मूला याद रहता नहीं है। सो ओवरऑल ये जो पेपर था थोड़ा कॉम्पिटिटिव था और यहाँ पर स्कोर करना रिलेटिवली थोड़ा टफ होगा। अब हम लोग बात करते हैं 5 बेस्ट प्रॉब्लम्स की। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन जो भी इसका बेस्ट 5 प्रॉब्लम्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो जो पहला प्रॉब्लम है ये सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड है। तो उसमें कुछ इस टाइप का सेटअप दिया गया है। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, जो XY एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है और इसका जो डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी जो है इसका ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। और उसका जो वैल्यू है वो है सिग्मा नॉट x बाई बी, ये दिया हुआ है। तो बताना है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर x में ये वेरी कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ये जो सिग्मा है फंक्शन ऑफ x है। तो अगर हम डेफिनेशन से चलें XCM तो x dm बाय dm, इंटीग्रल ऑफ dm, राइट। इसका इंटीग्रल dm को अगेन आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा dA इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल एरिया, है ना। ये कौन सा एरिया होगा जैसे आप यहाँ से x डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट लोगे, है ना। अच्छा, ये जो डायमेंशन है ये a दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो अगर यहाँ से x लोगे dx इसका थिकनेस हो गया, ये विड्थ b है। तो dA को आप डिफाइन कर सकते हो, b इंटू dx डिफाइन कर सकते हो। यहाँ भी dm आप अगेन उसको सिग्मा dA रख लो। अब सिग्मा का जो वैल्यू उसको रख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा x, जो सिग्मा का वैल्यू है सिग्मा नॉट x बाई ए बी, है ना, ये हो जाएगा। और डी आप कितना लिखोगे, b इंटू डी एक्स हो जाएगा, राइट, b इंटू डी एक्स हो जाएगा। नीचे भी करोगे तो ये सिग्मा नॉट x ए बी, क्योंकि ये जो है सिग्मा हम लोग लिख रहे हैं जो x के लोकेशन पे डेंसिटी होगा उसका वैल्यू है। आप देख सकते हो x के लॉन्ग ये वेरिएबल है, ये फंक्शन ऑफ x है, तो x के लॉन्ग ये वेरी कर रहा है, ठीक है। बट हम लोग अगेन बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं, बी डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे ऑफकोर्स। अब यहाँ पे जितना कांस्टेंट पार्ट उसको आप हटा सकते हो। जैसे देखो ये सब इससे कांस्टेंट पार्ट है ना, तो ये तो हट जाएगा, है ना। तो इफेक्टिवली देखो आप, तो ऊपर में बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे होगा एक्स डी एक्स। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा 0 पे बनेगा, जो लास्ट एलिमेंट और ए पे जाएगा तो 0 से ए, 0 से ए। तो ऑफकोर्स ये वैल्यू जो होगा a³/3 हो गया और नीचे a²/2 हो गया, तो ये 2a/3 होगा। तो x में जो होगा ये 2a/3 हो जाएगा। अब YCM को समझना है कि YCM जो होगा वो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा समझो ध्यान से। तो अगर हम y के लॉन्ग मूव करें तो ऑफकोर्स यहाँ आप जो लिखोगे y के लॉन्ग लिखोगे तो स्ट्रिप जो आप लोग ऐसे लोगे, राइट, ऐसा स्ट्रिप लोगे, मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, जैसे यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे। तो ये मान लीजिए y dy है। अब अगर इस वर्टिकल लाइन के लॉन्ग मूव करो तो यहाँ पर मेरा x मेरा कांस्टेंट हो गया, राइट। तो यहाँ पर x वेरी, यहाँ पे क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन में मेरा जो है जो डेंसिटी है उसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन में। अगेन यहाँ पे मूव करें इस वर्टिकल लाइन के लॉन्ग, कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा डेंसिटी में। इस लाइन के लॉन्ग जो होगा ऑफकोर्स यहाँ और यहाँ का जो डेंसिटी होगा अलग अलग होगा, बट इस लाइन के लॉन्ग y के डायरेक्शन में हम बात करें तो यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो जो YCM होगा वो क्या होगा, b का हाफ हो जाए, क्योंकि जो भी वेरिएशन हो रहा है डेंसिटी में x के लॉन्ग हो रहा है। अगर इस स्ट्रिप के किसी वर्टिकल लाइन को आप पिक करोगे तो इसके अलोंग जो है मेरा डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप इसको डायरेक्टली YCM को आप b/2 लिख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2a/3 b/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया।
तो ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये ऑप्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें क्या था, एक हेमिस्फेरिकल वेसल था, है ना, और इसमें एक लिक्विड है, ठीक है, इसमें एक लिक्विड है, हेमिस्फेरिकल वेसल है, इसमें एक लिक्विड है ना, और यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है, इस जगह एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई ऑब्जर्वर है, इस जगह ऑब्जर्वर है जो उसको कॉइन को देखना चाह रहा है। तो इसमें पूछा गया है, मतलब ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ये इसका जो सरफेस आप देख रहे हो, ये जो टॉप मोस्ट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, इसके पैरेलल है, इस पॉइंट पे कहीं यहाँ पर है, ये इसको पॉइंट को देखना चाह रहा है। तो उसमें पूछा है कि जो मिनिमम वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिवनेस का वो कितना होगा, राइट। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर अगर इस लेवल पे ये देख रहा है, मतलब आपको यहाँ पर TIR को कंसिडर करना पड़ेगा, टोटल TIR ऑफ कोर्स नहीं, TIR नहीं, आप ऐसा बोलोगे TIR क्रिटिकल एंगल को देखना पड़ेगा, TIR यहाँ पे नहीं हो रहा, बट क्रिटिकल एंगल पे ऑफ कोर्स आप देख पाओगे, अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको क्रिटिकल एंगल पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट से किसी इंस्टेंट पे हम निकालते हैं ये क्रिटिकल एंगल, लेट से थीटा क्रिटिकल ये हो गया, तो यहाँ पे ऐसे ग्रेस करता ऐसे जाएगा इसके पास, राइट, और तभी इसको देख पाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल पे ये देख पाएगा इसको। अब क्रिटिकल एंगल अगर लिखें यहाँ पे कंडीशन तो कितना होगा, म्यू इंटू साइन थीटा सी, लेट से म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या होगा, बाहर में एयर है तो 1 इंटू साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। सो साइन थीटा सी 1 बाय म्यू हो गया, या म्यू को आप लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा सी। अब यहाँ पे म्यू का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो म्यू को मिनिमम होने के लिए यहाँ पर साइन थीटा सी का जो वैल्यू होना चाहिए इसको मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखो ठीक से, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, क्योंकि थीटा सी इसको म्यू को मिनिमम होने के लिए साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और साइन थीटा को मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, राइट। तो थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा एज पे आएगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जब आप लिखोगे, यहाँ पे ज्वाइन करोगे इस जगह से, तो देखो ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये एंगल कितना होगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये जो वैल्यू होगा बेसिकली थीटा सी का वैल्यू इन दैट केस, लिमिटिंग केस में, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो एंगल बनेगा यहाँ पे बनेगा, राइट। तो थीटा सी को मैक्सिमाइज करना तो आपको यहाँ बिल्कुल इसके एस से ले जाना पड़ेगा, तो ये ऐसे जाके ऐसे मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा सी का वैल्यू को 45 डिग्री हो जाएगा, तो इन दैट केस ये रखोगे वैल्यू तो 1 बाय साइन 45 डिग्री, ये 1 बाय √2 होता है, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो इसका आंसर √2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में दो कैपेसिटर दिया हुआ है, C1 C2, उसका ग्राफ दिया हुआ है। पहले मैं ग्राफ को प्लॉट कर लेता हूँ, ये T और Q इस तरफ है ना। एक ग्राफ जो है ये C1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ऐसा कुछ है, और दूसरा ग्राफ जो है ये C2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, और इस दोनों कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज टाइम ग्राफ दोनों का दिया हुआ है, दोनों कैपेसिटर का, एक C1 के कॉरस्पॉन्डिंग C2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों को हमने पैरेलली रखा है, एक बैटरी से कनेक्ट किया है। तो इसमें पूछा है कि द एनर्जी स्टोर्ड विद देम इन स्टेडी स्टेट आर U1 एंड U2। तो C1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है एनर्जी इन स्टेडी स्टेट U1 है, और C2 के कॉरस्पॉन्डिंग U2 है। तो जो ऑप्शन में उसमें बेसिकली C1 C2 को कंपेयर करना और U1 U2 को कंपेयर करना है ग्राफ को देखते हुए, ठीक है। तो अब देखो ठीक से, यहाँ पे मेरे को C1 C2 को कंपेयर करना और U1 U2 को कंपेयर करना है। तो आप ग्राफ को देखो ठीक से, तो ये जो ग्राफ है इसका, है ना, ये बेसिकली कहीं आगे जाके पैरेलल हो जाएगा, राइट, ऐसे स्टेडी स्टेट में पैरेलल हो जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट से चार्ज का जो स्टेडी स्टेट का वैल्यू Q1 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट से ये Q2 है। क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो Q1 आप क्या लिखोगे, स्टेडी स्टेट में क्या लिखोगे, Q1 कितना हो जाएगा, C1 इंटू वी, और Q2 क्या होगा, C2 इंटू वी हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफ जो दिया हुआ है उससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो Q1 का वैल्यू है ग्रेटर देन Q2 होगा। तो इससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि जो C1 होगा वो क्या होगा, C2 से ज़्यादा होगा। अब क्योंकि C1 C2 से ज़्यादा है तो U जो आप लिखोगे, क्योंकि दोनों कॉमन पोटेंशियल है V के पोटेंशियल पे, तो U1 कितना होगा, हाफ C1 V स्क्वायर, और U2 कितना हो जाएगा, हाफ C2 V स्क्वायर। अब क्योंकि C1 C2 से ज़्यादा तो ऑफकोर्स U1 जो क्या होगा, ग्रेटर देन U2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक जो कंडीशन था कैपेसिटेंस पे था, तो उसमें C1 ग्रेटर देन C2 हो जाएगा। दूसरा एनर्जी पे था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है, तो U1 ग्रेटर देन U2 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो वो उसमें क्या है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है बेसिकली। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में
तो इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर है ना, इस जगह एक बीड है, राइट, एक बीड है, इसका मास m है और ये स्प्रिंग से अटैच है। ये जो स्प्रिंग है यहाँ से है ना, इनिशियली ये 2r के लेंथ पे है। स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है r दिया हुआ है ना, नेचुरल लेंथ जो है स्प्रिंग का वो r दिया हुआ है, ठीक है। और इनिशियली बीड है, ये वर्टिकल इस ट्रैक में मूव कर सकता है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, इसमें मूव कर सकता है। तो इसमें पूछा गया है और इसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट करते हैं तो हल्का सा मतलब ये रेस्ट से इसको रिलीज करते हैं तो ये कुछ नीचे ऐसे आएगा, मूव करेगा, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि ये बताना है मेरे को कि वेलोसिटी ऑफ बीड व्हेन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम्स r। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर दो टाइप का जो फोर्स होगा उसका वर्क डन हो रहा होगा। एक तो ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा होगा, वर्टिकल सेटअप है ये, तो एक तो ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा होगा, एक स्प्रिंग का वर्क डन हो रहा होगा। तो जब कह रहा है कि जब ये इसका जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम्स r, तो उस समय बीट का वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे आपने एक बीट को एक जेंटल पुश दे दिया तो ऐसे का ऐसे मूव करेगा इसके लॉन्ग, ठीक है। और r होने का मतलब कहीं यहाँ पर होगा, राइट, तो कहीं ये पोजीशन हो जाएगा, राइट। आप देखो ठीक से, तो जब इस r पोजीशन पे हो देखो ये भी r होगा, राइट। अच्छा यहाँ ये भी r है, तो ये r क्या हो गया, ये पूरा 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, 60 डिग्री 60 डिग्री, और ये भी क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी बताना है यहाँ पे, लेट्स से इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब क्योंकि यहाँ पे दो प्लेयर है, एक तो आपका ग्रेविटी है और दूसरा स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं आप, और इसके अलावा मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन मैकेनिक्स डेफिनेटली होल्ड करेगा क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और जो भी मतलब स्प्रिंग फोर्स का जो होगा उसका कुछ वर्क डन आएगा और कुछ वर्क डन जो है ग्रेविटी का वर्क डन आएगा, वहीं आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो कंजर्वेशन मैकेनिक्स हम लगाएं यहाँ पर, राइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल कितना हो जाएगा, के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो के इनिशियल 0 था, रिलीज फ्रॉम रेस्ट था, ये पहला पोजीशन है और ये दूसरा पोजीशन है, इस दोनों के बीच में हम लोग कंजर्वेशन एनर्जी लगा रहे हैं। तो ये के इनिशियल 0 हो गया। यू इनिशियल क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यू इनिशियल आप देखो ठीक से, तो इसका नेचुरल लेंथ r है और ये 2r है, डायमीटर के लॉन्ग है ये, राइट। तो इसमें जो स्ट्रेच होगा कितने का होगा, r का होगा, तो क्या लिखेंगे, हाफ के 2r माइनस r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद स्प्रिंग पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एम जी इंटू 2r हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ से रेफरेंस लाइन यहाँ पर लें तो ये एम जी इंटू 2r हो जाएगा, ठीक है। बाद में जब ये इस पोजीशन पे आएगा 2 पे आएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे जो क्योंकि ये अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया तो स्प्रिंग पोटेंशियल किसका क्या होगा, 0 होगा, बट इसके पास कुछ ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, ये 60 है, ये 30 हो जाएगा ना। तो जो वर्टिकल हाइट है ये कितना हो जाएगा, r साइन 30 डिग्री, राइट। तो ये वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, तो एम जी इंटू आर साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। सो यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ के r स्क्वायर आ गया प्लस 2mgr, और ये इधर आएगा तो ये 3mgr/2 आ जाएगा, आप देख सकते हो 3mgr/2 आ जाएगा, ये mgr/2 आएगा, इस तरफ है 3mgr और हाफ एम वी स्क्वायर। तो v का वैल्यू ऑफ कोर्स कितना आ जाएगा यहाँ से, के आर स्क्वायर प्लस 3mgr/m का रूट 100, ठीक है। तो ये स्पीड का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। ये जैसे मैं बताया था कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का क्वेश्चन है। यहाँ पे दो प्रिज्म दिया हुआ है, प्रिज्म 1 एंड जिसका एंगल, प्रिज्म 1 का जो एंगल है वो 4 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.54। प्रिज्म 2 का एंगल पूछा गया है और ये जो कंडीशन है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का कंडीशन, ठीक है। तो दो अलग अलग प्रिज्म है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म है। तो जो दूसरा प्रिज्म है उसमें पूछा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना, म्यू1 म्यू2, ये वैल्यू दिया 1.72 दिया हुआ है। तो पूछा है कि इसका एंगल क्या होगा, तो डेफिनेटली फॉर्मूला बेस्ड है, बट ऑफकोर्स फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो a2/a1 आपको पता होगा, आपको ध्यान अगर होगा तो ये हो जाएगा म्यू1 माइनस 1 बाय म्यू2 माइनस 1, ये हो जाता है, राइट। आपसे a2 पूछा गया है, सो a2 जो होगा म्यू1 माइनस 1 म्यू2 माइनस 1 इंटू a1 हो जाएगा, है ना। ये जो म्यू होता है ये येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग लिखते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। सो यहाँ पर म्यू1 का वैल्यू आपको 1.54 है माइनस 1
नीचे ये 1.72 है -1 और A1 आपको 4 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये 0.54 बाय 0.72 है ना, इंटू 4 डिग्री, तो ये 3/4 लिख सकते हो, राइट। ये 3/4 हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये 3/4 हो गया, तो 4 इंटू 4 1 डिग्री आएगा, 3 इंटू 1 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने जितने भी 5 बेस्ट प्रॉब्लम्स थे उसको डिस्कस कर लिया, बट अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट है कि जो यहाँ पे पेपर था दूसरे पेपर के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली टफ था, तो ये कॉम्पिटिटिव होगा और यहाँ पर स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ। टिल देन टेक केयर।